बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, और मैं यूट्यूब आपके लिए बनाता हूं। तो क्लास 10 का टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं। आज से हमारा क्लास बिल्कुल एनसीईआरटी की किताब से बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमारा जो यूट्यूब टीचिंग जो है आप घर बैठे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए बच्चों, आप इधर ध्यान दीजिए। हमने सबसे पहले ये बताया था कि जब आप प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश का परिचय क्या था। अब प्रकाश के बारे में आप भली भांति जानते हैं कि प्रकाश ना हो, प्रकाश हो तो क्या होगा, प्रकाश ना हो और प्रकाश हो तो हमारे क्या अंतर होता है। आप सभी जानते हैं दिन और रात में अंतर। दिन हमारा जो होता है प्रकाश से, फोटोन से पूरा फैला हुआ रहता है, जिसके कारण हम अपने आसपास के सभी वस्तुओं को अच्छी और भली भांति से देख सकते हैं। हाँ, हमारा आँख अगर अच्छी होगी तो हम देख सकते हैं, अन्यथा हम ऑप्टिकल आँख जो हमारे आई जो है, लेंस जो है, हम अगर आँख अच्छी होगी तो हम सभी दृश्य को दिन में सभी चीज़ को देख सकते हैं। आँख अगर अच्छी नहीं होगी तो हम प्रकाश का सिर्फ धूप का महसूस कर सकते हैं, फोटन का प्रोपगेशन महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो ऑप्टिकल नर्व्स है, सेंस है, वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और आसपास की सभी वस्तु को हम सिर्फ स्पर्श करके ही पहचान सकते हैं। उनकी कलर जो प्रकाश में जो मौजूद कलर होती है, या प्रकाश के माध्यम से जो पृथ्वी 7 रंगों में सुंदर दिखती है पृथ्वी, वो नहीं देख पाते। इसलिए हमारी आँख अगर स्वस्थ है तो हमारे पृथ्वी का सुंदरता को अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं और उससे हम आनंद भी ले सकते हैं। जैसे कहीं पार्क जाते हैं तो पार्क से हम दिन में जाते हैं, रात में तो पार्क जाते नहीं हैं। और जब कभी लेजर पार्क होगा तो आप दिन में नहीं जा सकते। लेजर पार्क होगा तो लेजर से जो खेल दिखाया जाता है वो रात में ही होती है। तो आप समझ जाइए कि प्रकाश रात में भी हो सकती है और प्रकाश दिन में भी हो सकती है। दिन में होने का मतलब होता है कि सूरज हमें प्रकाश प्रदान करती है। सूरज हमें प्रकाश प्रदान करती है, जिसके माध्यम से हमारा पूरा पृथ्वी में एक अलौकिक ऊर्जा से भर देता है। और जब अलौकिक ऊर्जा से भर देता है तो आनंद ही आनंद होता है। आप सभी पर्यावरण के बारे में जानती हैं। पिछली क्लास में मैं पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छे से बताया हूँ, जो आप समझ चुके हैं। अब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक आपकी एनसीईआरटी की क्लास पढ़ेंगे। लाइट, ये प्रकाश है। ये जो प्रकाश कहाँ से आती है ये सभी जानते हैं। इसकी स्पीड पहले जानते हैं कि अगर इसका स्पीड 3 लाख किलोमीटर होगी 1 सेकंड में तो बहुत ही स्पीड होगी। जब ये आती है सूरज से तो ये इसका स्पीड जो होती है वो बहुत तेज होती है। और कभी कभी हम लोग इसको वेलोसिटी बोलते हैं। प्रकाश, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, तो मैं इस क्वेश्चन का आज से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर सुदर्शन नायक। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि प्रकाश हमें क्या देता है, प्रकाश होने से हम लोग किस तरह से कुछ कर सकते हैं।
तो सबसे पहले ये प्रकाश देख रहे हैं। प्रकाश कभी स्पीड बोला जाता है और कभी वेलोसिटी बोला जाता है। तो कौन जगह में स्पीड होती है और कौन जगह में वेलोसिटी होती है, इसके बारे में जानते हैं। बच्चे अभी कभी देखे होंगे वेक्टर एनालिसिस करते हैं, कोई भी चीज़ को वेक्टर सदिश राशि में बोलते हैं तो एक दिशा होती है। सदिश राशि में जब बोलते हैं तो एक दिशा होती है, ठीक है। अब ये जब ये दिशा होगा, डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ट्रेवल करेगा तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। और कब बोलेंगे? प्रकाश होती है, प्रकाश जो होती है लाइट को हम लोग वेलोसिटी कब बोलेंगे और कब स्पीड बोलेंगे? तो ये जो लाइट है ये एक तरह का रेडिएशन एनर्जी है। ये है एनर्जी है और ये फ्यूजन रिएक्शन होने से सूरज से प्राप्त होता है। फ्यूजन रिएक्शन होने से सूरज से प्राप्त होता है। सन क्यों करता है फ्यूजन रिएक्शन? इसलिए करता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन से भरा हुआ होता है। हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील गैस है और इसका जब फ्यूजन होता है तो ये हीलियम में परिवर्तन कर देता है। जब हीलियम में परिवर्तन करता है तो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त कर लेता है और उसकी वजह से यहाँ पे लाइट आना शुरू हो जाता है। जब ये लाइट सूरज से आती है उस समय बहुत बड़ा एरिया को, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 150 मिलियन किलोमीटर को तय करता है। और जब 150 मिलियन किलोमीटर को तय करके पृथ्वी पर पहुंचती है तो वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। जैसे यहाँ पे हम आप दिखाएंगे, ये पृथ्वी का ऊपरी सतह है जो एक वायुमंडल का परत है। स्ट्रोस्फियर जो होते हैं वायुमंडल का परत है, एटमॉस्फेयर है। और ये है अर्थ है, ठीक है। जब ये अर्थ होती है तो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर पर सूरज है और सूरज 150 किलोमीटर दूर यहाँ पे है। ये हमारा सूरज है और सूरज से चमकने से 150 किलोमीटर दूर आती है यहाँ पे सूरज से। अब ये जो दूरी तय करती है, ये इतनी बड़ी एरिया निर्वात होता है, वैक्यूम होता है। जिसमें कोई भी कण नहीं होता है। जब वहाँ पे लाइट जाती है हाई स्पीड में वैक्यूम में तो एक ही डायरेक्शन में जाती है। जब भी आप बात करते हैं कि लाइट वेलोसिटी करती है या स्पीड है तो यहाँ पे समझ जाए कि यहाँ पे इस वेलोसिटी में आएगा, वेलोसिटी यहाँ पे आएगा। जो भी रेडिएशन होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है या प्रकाश का विकिरण जो होती है वो बहुत तेज़ होती है वैक्यूम में, निर्वात में, और वो छितरती नहीं है, डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, एक सीधी डायरेक्शन में आती है। मतलब आप बोल सकते हैं सीधे डायरेक्शन में आती है। यहाँ पे यहाँ तक जो आती है, ये जो पॉइंट है आपके
ये जो वायुमंडल का ये परत और यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से आ रही है, तो ये जो है ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी, लाइट को हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे कब? जब सूरज से किरण निकल करके वैक्यूम में गुजरती है और एक ही दिशा में गुजरती है, तो उस समय जो गति करती है वो एक वेक्टर दिशा में गति करती है, उसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये हमारा वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी को आप लोग भी बोल सकते हैं वेक्टर, और इसको c भी बोल सकते हैं, जिसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसको अगर हम लाख किलोमीटर में चेंज कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8 को 2 टुकड़े में कर दिया, एक है 10⁻³ और 10⁵। 10⁵ को हम यहाँ लिखते हैं और 10⁻³ को यहाँ लिखते हैं, और जो इसका जो मात्रा होता है मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिखते हैं। आगे इसको कन्वर्ट करते हैं 3 × 10⁵ जो है, इसको हम लोग 10⁻³ मीटर में चेंज कर देते हैं। आगे लिखते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर में चेंज कर दिया। इसका कहने का यही तात्पर्य है, हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1000 को हम 10⁻³ मीटर बोलेंगे, और ये है किलोमीटर। समझ गए? यहाँ पे 3 लाख कर सकते हैं। इंडियन गणितीय पद्धति के अनुसार हम लोग 3 लाख किलोमीटर कह सकते हैं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आप सोच सकते हैं कि ये इतनी स्पीड आती है जब वैक्यूम में, तो ये जो एरिया होता है कवर करने का जो क्षेत्र होता है, उस जगह में जब लाइट गति करती है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। ओके, अब चलते हैं स्पीड। इसका आप समझ गए। अब स्पीड तो आप जानते हो, स्पीड के लिए कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ये अदिश राशि होती है, जिसके वजह से हम लोग दिशा का सही पता नहीं होता है। कई दिशा में गति करने को हम लोग बोलते हैं स्पीड। स्पीड जिसको हम लोग एक निश्चित दिशा नहीं कह सकते हैं। अब जैसे ही प्रकाश यहाँ पे प्रोपागेशन होता है, जब प्रोपागेशन होता है यहाँ पे एक डायरेक्शन में प्रोपागेशन करके आता है, ये बहुत स्पीड में आता है, तो यहाँ पे बहुत सारे वायुमंडल में कण मौजूद होते हैं। बहुत सारे, पूरे पृथ्वी का एक हिस्सा, आधा हिस्सा का मतलब होता है पूरे एरिया में ऐसे करके, यदि इसका 6.371 × 10⁶ मीटर होता है, तो ये पूरा एरिया को बोलेंगे, इसको यदि R बोलेंगे, तो ये जो एरिया होता है 12 4πr², इसको हम लोग 2πr², जिसको 2 × 3.14 इंटू इसका जो होता है 6.371 10⁶ का स्क्वायर कर देते हैं, तो आपको आता है 82.6 इंटू 6 मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, कुछ कैलकुलेशन के लिए हम लोग फटाफट कैलकुलेशन के लिए एक कैलकुलेटर का आवश्यक है, मैं उसको ढूंढ लेता हूँ।
कैलकुलेशन इसी से करते हैं, ठीक है। मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेशन हाँ, यहाँ पे कैलकुलेशन है, राइट। दिस इज कैलकुलेटर टू करेक्ट एंड करेक्ट वैल्यू प्राप्त करने के लिए आप इसको देखिए। 2 टाइम्स 6.3771, ओके, उसका स्क्वायर करेंगे 6.371। जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाता है 40.5896 इंटू 10⁻12। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं 6.28 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाता है 254.90 इंटू 10⁻12। और ये जो होता है मीटर स्क्वायर में आ जाता है, ये मीटर स्क्वायर में आ जाता है। अब ये 0.2 इधर आ जाता है तो 2.549, ओके, ये 2.5490 है। तो ये 10⁻2 कर देते हैं +2, और ये 10⁻12 मीटर स्क्वायर हो जाता है। और जब भी इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग फिजिक्स के अनुसार एक पॉइंट जितना भी 10th 100 1000 में रहे तो पॉइंट को हम लोग एक सिंगल डिजिट के बाद ही देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 1। और ये आपका 2.55, इसको हम लोग 50 कर सकते हैं। 49 को हम अप्रोक्सीमेट 50 कर सकते हैं, तो 10⁻14 मीटर स्क्वायर। इतने बड़े एरिया में जब भी प्रकाश वैक्यूम से आती हुई वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये चारों दिशा क्या बोलिए, पूरे इतने बड़े एरिया को 1 सेकेंड में पूरे उजाला कर देती है। कहने का मतलब होता है कि डायरेक्शन भिन्न भिन्न दिशा में चली जाती है। प्रकाश इधर पूरा चारों तरफ से वायुमंडल में फैल जाती है। तो ये जो डायरेक्शन दिखाता है यही है स्पीड। जब एयर रहेगा, एयर में मौजूद होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, ऑर्गन, नोबल गैस, डस्ट, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर वेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब इन एयर में प्रवेश करती है लाइट तो वो स्पीड कहलाती है। हाँ, अब कह सकते हैं कि वैक्यूम का जो वेलोसिटी होता है मैक्सिमम होती है, ओके, लेकिन वैक्यूम का वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और जब प्रवेश करती है वायुमंडल में तो उसका भी वेलोसिटी लगभग वैक्यूम के बराबर होती है। चलिए उसको हम जानकारी लेते हैं। स्पीड, अब यहाँ पे 2 बात आती है, ये एयर पे और ये आपका वैक्यूम में। ये आपका वेलोसिटी जो होता है ये दोनों है, ये आपका, इसको मिटा देता हूँ। वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आर पर जो देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है वो 100 होता है और इनका होता है 1.00039।
तो इनको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 1.0004, अप्रॉक्सीमेट 1.00। जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। फार्मूला हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जानकारी लेते हैं कि दोनों का मान अलग अलग नहीं होता है, लगभग एक जैसा होता है। फिर भी हम लोग कहते हैं कि जब वेलोसिटी वैक्यूम में गति करती है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी, और जब लाइट वायुमंडल में गति करती है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी, स्पीड, सॉरी स्पीड। ये जो है ये स्पीड होती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है इतने बड़े एरिया में, सेकंड में, 1 सेकंड में पूरे इतने बड़े एरिया को पूरा उजाला कर देता है, प्रकाशमय कर देता है। और जिसकी वजह से सभी जानते हो, आप एक तरफ, पृथ्वी का एक तरफ जो होता है उसमें बहुत सारे नदी नाले, पर्यावरण जो होती है उनको पूरा ऊर्जा देती है। और कितनी ऊर्जा देती है आप सभी जानते हैं, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2.63 इस तरह का, और 2.6 2.63 इस तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अप्रॉक्सीमेट होता है जो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ओके। ये एनर्जी ऑफ फोटोन अप्रॉक्सीमेटिकल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे मौजूद होती है, जिसके कारण से यहाँ का पर्यावरण बहुत मायने रखता है इस ऊर्जा का। इसी के ऊर्जा की बदौलत हम लोग ऑक्सीजन मिलता है, फोटोसिंथेसिस होता है, लाइफ साइकिल बनती है, हमारे पर्यावरण में मौसम का बनना, एक एटमॉस्फेयर का बनना इसी की वजह से होता है। अगर एटमॉस्फेयर का बनना होता है, अगर थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना बंद हो जाए तो यहाँ का पर्यावरण बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा। जब भी वो चेंज होता है, कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है तो उस समय बहुत सारे साइड इफेक्ट होने लगते हैं। जीव के लिए तो बहुत ही भयानक साइड इफेक्ट हो सकता है, एक बड़ी तबाही आ सकती है। तो ये हमारा एनर्जी पर्यावरण को देता है, और पर्यावरण का एक होने के वजह से यहाँ का वायुमंडल स्वच्छ रहता है, पर्यावरण बनता है, और समय पे वर्षा, समय पे धूप, समय पे जाड़े, ये सभी बनने लगता है इसी की वजह से। तो ये प्रकाश आप समझ जाओगे। यहाँ पे जानकारी लेते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू जो बोलते हैं, आर आई जो बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको अपवर्तनांक बोलते हैं। कोई भी पदार्थ का एक अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक का कहने का मतलब है कि आप आर पार देख सकते हो, जिसकी चमक हो, जिसमें प्रकाश आर पार कर जाती हो, जिसको अपवर्तन की घटना आप बाद में पढ़ेंगे, परिवर्तन, अपवर्तन की घटना। तो सबसे पहले इनको जानते हैं कि ये वेलोसिटी और स्पीड क्यों बोला जाता है। तो ये चीज़ वैक्यूम है, ये आपका वैक्यूम के लिए है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए। अब ये जो फार्मूला होता है, ये है वैक्यूम और ये है एयर। इस समय क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम by velocity of light through medium। ओके, सेम चीज यहां पे भी लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट
velocity of light, okay, velocity of light through वैक्यूम, क्योंकि मैक्सिमम लेते हैं इसलिए वैक्यूम का यहाँ बार बार इस्तेमाल हो रहा है, वैक्यूम। और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू मीडियम, थ्रू मीडियम। अब इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है इतनी, तो आप यहाँ पे लिखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसमें जो चारों तरफ फैल जाती है वायुमंडल में, जब चारों तरफ फैल जाती है, ये जो है गति, ये वेलोसिटी ऑफ मीडियम इन एयर। और ये जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम, वेलोसिटी थ्रू द मीडियम, जिसको हम इनको वैक्यूम बोलते हैं। ओके, तो इसको हम लोग को निकालना है और इसको भी हम लोग को निकालना है। जब ये निकालेंगे तो ये फार्मूला दोनों के लिए सेम लागू हो रही है। अब देखो यहाँ पहले, सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ मीडियम थ्रू एयर में लाते हैं, और ये जो होता है ये एयर के लिए भी 1 है, 1.00 है। आप इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके आओ। इस तरह की घटना को हम लोग क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करिए यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी के लिए हम लोग एरो का चिन्ह नहीं देते हैं क्योंकि ये स्पीड बताता है और ये आपका वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी बताता है। इस यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे, यहाँ पे आप ऐसे करते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू को लेते हैं 10⁸, ओके, मीटर पर सेकंड। हम लोग कैलकुलेशन के लिए मीटर यूनिट का देना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग यूनिट बाद में देंगे, ओके, ठीक है। और इसमें जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द मीडियम, जिसको हम लोग मीडियम बोलते हैं, इसमें वेलोसिटी देते हैं क्योंकि वेक्टर के बारे में बताता है और ये वैक्यूम होता है, ओके। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी यही 1 होती है। यहाँ पे 29 भी होता है, 29 जिसको हम लोग 29 बोलते हैं, इसको आप 3 बोल सकते हो, 29, ओके। तो ये कभी कभी इस तरह से होता है, तो ये हम लोग खाली 2 डिजिट तक लेते हैं, इसका कोई गणना नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पे 1.00 कर लेते हैं, इसको भी क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये चीज़ इधर आ जाती है, भी वेलोसिटी है, और ये आपका इधर आती है। तो ये 3 × 10⁸ और नीचे में 1.00, जिसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी के अनुसार बोलते हैं। और यहाँ पे भी यही हाल रहती है कि ये जो 3 × 10⁸ होती है 1.00, जिसको हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आप देखिए ये वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन वहाँ का जो मीडियम है वो मीडियम में अंतर था। जब वेलोसिटी लाइट करती है, इसलिए वेलोसिटी को बोला जाता है वेलोसिटी कैन ट्रेवल थ्रू द डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम एंड वैक्यूम। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रकाश का चाल, प्रकाश का वेग, चाहे निर्वात हो या कोई माध्यम हो, दोनों में जा सकती है। बहुत बार सवाल किया जाता है कि प्रकाश के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है या नहीं। माध्यम के लिए ज़रूरत, प्रकाश के लिए गति करना माध्यम की कोई आवश्यक नहीं है, बिना माध्यम से भी जा सकता है और माध्यम होने से भी जा सकता है। जब माध्यम आ जाता है, डेंसर मीडियम आ जाता है, तो वहाँ पे घटना होने लगता है। 2 तरह की घटना होती है, उस घटना को आप लोग जानेंगे अभी। इतना स्पीड में अगर आएगा, इसको हम लोग इतना स्पीड बोलते हैं, जिसको हम 3 लाख
किलोमीटर पर सेकंड। अगर कोई भी चीज़ 3 लाख किलोमीटर स्पीड में आएगा और 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगा तो बहुत तेज होगा। उसके सामने वाले प्रकाश तो सीधी रेखा में जाती है, लेकिन यहाँ पे पड़ने के बाद चारों दिशा में पड़ जाती है तो स्पीड बोलते हैं, और यहाँ पे एक स्पीड आती है तो ये टकराती है। जब भी हम प्रकाश की घटना को जानना चाहते हैं तो एक प्रकाश का किरण ही काफ़ी है। प्रकाश का प्रोपगेशन, फोटन, एनर्जी, रेडिएशन इन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ प्रकाश का एक किरण चाहिए हमको, और उसी के माध्यम से हम लोग प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानेंगे। तो ये 3 लाख किलोमीटर स्पीड है, और यही स्पीड की प्रकाश लाइट है। और ये जो लाइट है ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है, चाहे माध्यम हो और बिना माध्यम हो, किसी भी माध्यम में ये जा सकता है। किसी भी माध्यम का मतलब होता है कि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये जो लाइट है ये रेडिएशन एनर्जी है, और पृथ्वी में इसका एनर्जी का गुण 3 पॉइंट इतना होता है। जो एनर्जी फोटोन, इसको फोटोन एनर्जी बोलते हैं, देते हैं। ये क्वांटम एनर्जी है। ठीक है। और ये जब एनर्जी होता है तो बहुत स्पीड होती है, 3 लाख, और लाइट जो होती है ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम बंदूक का स्पीड बोलते हैं, जो महज बहुत कम स्पीड होता है इसके मुकाबले में, तीर बोलिए, बंदूक बोलिए, जब तीर चलाते हैं या बंदूक चलाते हैं तो बहुत कम स्पीड होती है इसके मुकाबले। तीर 600 फीट मीटर पर सेकंड जाएगा, 600 फीट पर सेकंड जाएगा, तो उसके हिसाब से तो बहुत कम है। तो ये जब होती है तो बहुत हाई स्पीड जाती है, और जिसकी वजह से हम लोग एक घटना बोलते हैं, एक अपवर्तन की घटना और एक परावर्तन की घटना बोलते हैं। जो इवेंट होता है, 2 इवेंट होता है। एक इवेंट को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा इवेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए क्या है कि अगर आप कोई भी चिकनी सतह को देखते हैं, आप अभी एक घटना बता रहा हूँ। कभी मैं सवेरे सवेरे घूमने जाता हूँ, और मेरे बगल में एक नदी है, और वो पूरब की दिशा में ऐसे बहती रहती है। हम लोग का जो एक गांव में नदी रहती है जिसका नाम है सोना नाला। कभी सुने होंगे, सोना मिलता था इसलिए उसका नाम सोना नाला नाम पड़ा। तो उस सोना नाला जैसे बहती है पूरब की दिशा में, ऐसे करके इसका बारे में बता रहा हूँ। रिफ्रैक्शन है क्या, एक परिघटना क्यों बोला जाता है कि प्रकाश का परावर्तन होता है या रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन माने चमक, जो हमें आँखों में चमक दिखाई पड़ती है। मान के चलो कि एक नदी है, ऐसे पूरब दिशा में बहती है, ये ईस्ट है, और ये नदी पूरब दिशा में बहती है ऐसे करके। और यही बगल में सूरज जब उगती है, सवेरे उगती है, तो यहाँ पे जब बगल में पानी बहते रहती है, यहाँ पे जब ये प्रकाश यहाँ पे पड़ता है तो हमें यहाँ पे क्या कहता है, एक चमचमाता हुआ दिखाई पड़ता है प्रकाश। जब प्रकाश यहाँ पे पड़ती है, लाइट, ये है लाइट, जिसको हम लोग रे बोलेंगे, प्रकाश की रे। ये जो रे होती है, ये प्रकाश पड़ती है यहाँ पे,
वाटर में, ये नदी है, ये हम लोग का सोना नाला है, सोना नाला। सोना नाला, नाला ही बोलिए, सोना नाला। तो ये सोना नाला नदी है। और ये जब प्रकाश हम लोग गाँव के बगल में है, तो ये जब हम गांव का सवेरे सवेरे मुँह धोने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे एक सूरज से जो प्रकाश आती है सवेरे से गिरती है, और गिरने के बाद यहाँ पे एक चमक दिखाई देती है, झिलमिलाहट होती है। पूरा ये जो सवेरे तो उठती है लाल या ऑरेंज कलर का होता है चकमगाहट, ये रेड या ऑरेंज जो हाई वेवलेंथ होता है, हाई वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य होता है, जिसकी वजह से सबसे पहले वायुमंडल में प्रवेश करके आँखों में आ जाती है, और बाकी किरणें वायुमंडल में स्कैटरिंग होते होते धीरे धीरे फैलते जाती है और विलीन हो जाती है। सिर्फ रेड कलर और ऑरेंज कलर सबसे पहले हमारे आँखों में पहुँचती है, जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये समझ लीजिए सवेरे सवेरे में जब प्रकाश यहाँ पे आती है, किरण आती है, तो ये प्रकाश कहाँ पे गिरती है ना, पानी में। और पानी तो बहुत चिकनी सतह की तरह होती है, और जब चिकनी सतह में पड़ती है और ये पानी का इस तरह का जो तरंग होता है, उसमें झिलमिलाहट पैदा होने लगती है, और उसका झिलमिलाहट हमें दिखाई देता है। तो ये जो घटना हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपने भी कभी देखा होगा, आप तालाब से गुजर रहे हो, आपके ये तालाब का मेढ़ है, ये तालाब का ये तालाब भरा हुआ है, ये मान लीजिए यह तालाब से पानी है, ऐसे करके तालाब जाते हो, सूरज यहाँ से उग रहा है, सूरज को उगने के बाद ये तालाब में का पानी जो है वो गिर रहा है, और यहाँ पे आप खड़े हैं, ऐसे कर दिखाई देते हैं। ठीक है, ये किरण आ रही है, यहाँ पे गिर रही है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे झिलमिलाते हुए कुछ दिखाई देंगे कि प्रकाश का किरण जो होती है या तो रेड कलर का होगा, या तो ऑरेंज कलर का यहाँ पे कुछ दिखाई देगा, येलोइश कलर का दिखाई देगा। तो ये जो झिलमिलाहट होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दो घटना है, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन लाइट एक किरण के माध्यम से होते हैं। सबसे पहले लाइट होती है, और लाइट जिधर से जाती है एक प्रोपगेशन की होता है, तो ये बीम भी बनाती है। और बीम का मतलब होता है बहुत सारे किरण, प्रकाश की किरण एक साथ गति करना। प्रकाश जिधर गति करेगी उस ओर तीर का निशान होगा। तो ये जो है, ये जो दिख दे रहा है, इसी को बोलते हैं बीम। और किसी एक किरण को उठा लीजिए जिसकी स्पीड है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबकी स्पीड है, क्योंकि ये बीम की होके जाती है, तो स्पीड सबकी तेज होती है। तो ये हम एक किरण को बोलते हैं, यहीं से बीम से एक किरण हुआ जिसको हम लोग रे बोलते हैं। और यही रे यहाँ पे आ रही है, और रे के माध्यम से हम लोग अभी टकराएंगे। इसकी स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड में जाएगी, कहीं भी टकराएगी तो छितर जाएगी, बाउंस हो जाएगा, बहुत तेज़ी से बाउंस हो जाएगा। जैसे हम लोग बॉल को बहुत तेज़ी से फेंकते हैं, फुटबॉल को किक मारते हैं, या जो टेनिस बॉल होता है बहुत तेज़ी से दीवार में मारते हैं, तो क्या जैसे जाती है और रिफ्लेक्ट होकर फैल जाती है। तो टेनिस बॉल कहते हैं वो बाउंस होता है, जैसे ये
टेनिस बॉल मारते हैं तो उसका जो शेप होता है इस तरह का शेप हो जाता है ऐसे करके, और ये बाउंस करके फिर बाउंस कर देता है ऐसे करके, ये क्योंकि हवा भरा रहता है जिसके कारण से ये बाउंस हो जाता है। फुटबॉल भी ऐसे बाउंस हो जाता है। लेकिन प्रकाश जो होती है इतनी तेज़ गति में होती है कि जैसे ही वो रास्ते में, किसी भी रास्ते में, उसके रास्ते में अगर कोई भी चीज़ आता है, चाहे पारदर्शी पदार्थ हो या अपारदर्शी पदार्थ हो, सभी में टकरा के छितर जाएगी। जब ये छितरती है, जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में छितरती है। तो यहाँ पे देखिए एक पानी की सतह, जैसे हम लोग पानी की सतह बोल रहे हैं, पानी की सतह की जगह में हम उतने ही चिकनापन हम लोग एक आईना लेते हैं जिसको मिरर बोलते हैं, और मिरर की बनावट हम लोग ऐसे कर देते हैं जिसको हम एमडेस कहते हैं। ये मिरर है, और मिरर रखने से एक प्रकाश, ये प्रकाश है, यहाँ से लाइट सोर्स आती है, सोर्स ऑफ लाइट से आती है, जो एक प्रकाश आती है, तेज़ी से आती है और यहाँ पे टकरा रही है। जिसे टकरा रही है ऐसे करके सीधी होनी चाहिए, ये सीधी, आप मान लीजिए कि ये सीधी है। अच्छा, सीधा ही कर लेता हूँ आपको, ताकि बोले सीधी होती है, सीधी होती है। यहाँ पे प्रकाश की गति आती है, ये टकराती है। जिस जगह में टकराएगी प्रकाश की किरण, उस जगह का एक पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये पॉइंट ऑफ, ये आपतित किरण होगा, और ये यहाँ पे अपतान बिंदु होगा, और जिस एंगल से बनाया उसी एंगल से माध्यम है, या मैं ईयर में आ रहा था और टकराने के बाद फिर ईयर में लौट जा रहा। तो यहाँ पे क्या किया, ईयर में लौट जाएगा, यही ईयर में लौट जाएगा, जिसका म्यू ए बराबर 1, इसका भी म्यू ए बराबर 1। जब ये 1 होता है तो यही 1 सबसे 1 मतलब यूनिट है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, उसको बोलते हैं विरल माध्यम या रियर मीडियम। और रियर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट होगा, 1 दिखाएगा। वैक्यूम का भी रियर होता है और एयर का भी रियर होता है। तो ये जो परिघटना बताता है, ये इसको बोलता है इंसिडेंट रे, और ये होता है टकराने के बाद छितर जाना, रिफ्लेक्ट हो जाना। तो ये होता है रिफ्लेक्टेड रे। ये घटना जो हो रहा, एक परपेंडिकुलर नॉर्मल डाल देते हैं, और ये नॉर्मल आप एन डैश कर देते, ये एन पॉइंट पी करते हैं इसको, ये पॉइंट पी, यहाँ ए पी और ये बी में लौट जाता है, और ये एन है। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पे आके टकराती है, और जो चिकनी सतह की वस्तु है वो वायुमंडल में ही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर है, तो जैसे टकराएगी चिकनी सतह पर, और टकराने के बाद सीधे विपरीत दिशा में चले जाएगी, उसी दिशा में, माने जैसे आ रही है उसके उतना ही एंगल बनाते हुए अब विपरीत दिशा में चले जाती है, नॉर्मल के विपरीत भाग में। ये आपका मान लीजिए पहला भाग है, ये दूसरी भाग है। जैसे नॉर्मल में टकराती है यहाँ पे, इस जगह पे, और यहाँ से टकराने के बाद ये इस दिशा में चली जाती है, और जो जिस दिशा में आई थी उसी दिशा में लौट गई। यानी कि ईयर से आई थी तो ईयर में चला जाना, और डेंसर मीडियम से आई थी तो डेंसर मीडियम में चले जाना। कभी कभी होती है ऐसे, आप यहाँ पे क्या होता है, डेंसर मीडियम है, यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में जानते हो, इस तरह से आपका
क्लडिंग किया हुआ रहता है, या सिग्नल लाइट यहाँ पे पड़ेगी ऐसे करके, फिर यहाँ पे ऐसे टकराएगी ऐसे करके। तो ये जो हो रहा है ये क्या है, बार बार ये क्लडिंग होता है फाइबर ऑप्टिक्स का। ये आपका 1.5 म्यू फाइबर का जो होता है, फाइबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर 1.5 पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जब ये टकराती है लाइट तो इस तरह से होती है। ये भी एक घटना जो होता है, ये डेंसर में आई थी और ये डेंसर में चले गए, ये रेयरर में आई थी, रेयरर में चले गए। तो इसी घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुछ नियम के साथ होती है। चलते हैं, इस नियम बहुत आसान है, आप इसको देखिए, इसी से समझाते हैं। एक एमडेस का एक मिरर रखा, और ये मिरर कहाँ रखा कि ये सभी जो एरिया है, यानी आप एयर में रखिए, रेयर मीडियम में रखिए, विरल माध्यम में रख दिए, और प्रकाश की चाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। एक किरण में आएगी और टकराएगी, टकराने के बाद इधर चली जाएगी। अब यहाँ पे देखा जाता है कि एक नॉर्मल डाल देते हैं, तो नॉर्मल डाल देने से यहाँ पे एक एंगल बनाता है, और यहाँ पे भी एक एंगल बनाता है। इस एंगल को इसके वजह से बना है, इसलिए आई दिखाते हैं। और ये एंगल जो बना, इस आफ्टर रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। आपतित होने के बाद जो किरण परावर्तित दिशा में चले जाती है, परावर्तित होकर चला जाती है, उसका जो इंग्लिश में रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसका पहला अक्षर आर है, उसको हम आर से बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो है ऐसे कर घटना हो रहा है, ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा। तो ये नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एक ही बिंदु पे है। इंसिडेंट AP, नॉर्मल NP एंड रिफ्लेक्टेड रे PB सभी एक ही तल पे होती है, और उस बिंदु को अपतान बिंदु बोलते हैं। पहला केस। दूसरा केस क्या बोलते हैं? दूसरा केस I और R आपस में बराबर हो जाता है। क्यों बराबर हो जाता है? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन का नियम होते रहता है। जब भी प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन का नियम होता है तो स्नेल लॉ वहाँ पे लागू होता है। क्या होता है? स्नेल लॉ लागू होता है। मीडियम 1, मीडियम 2, ठीक है। आप ये बोलते हैं स्नेल लॉ, स्नेल लॉ यहाँ पे लागू होता है। आप यहाँ पे एक रेशियो बनाता है, जो भी एक परिघटना होता है, जैसे स्नेल लॉ बोलता है कि जब प्रकाश की गति जाती है, टकराएगी, उसके बाद जहाँ पे टकराने के बाद एक टारगेट होता है उधर जाना, जिस दिशा में जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए एयर है, ये भी एयर है, इस जहाँ पे जा रही है और वो बैंड हो जाता है, यहाँ पे जैसे जा रही है तो ये बैंड हो जा रही है, तो बैंड होती है तो अपने ही रेयर मीडियम में हो रही है। इसी वजह से हम लोग क्या होता है, उस स्नेल का नियम μ2 में जाएगा, कहाँ से? μ1 में, μ1 से μ2 में जाएगा, जिसको हम लोग μ21 भी बोल सकते हैं ऐसे करके। और ये साइन I बटा साइन R होता है। अब ये सोच लीजिए कि ये तो रेयर मीडियम से हो रहा है, चाहे रेयर हो या वैक्यूम हो। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी ये भी जा रहा है और ये μ1 में जा रहा है, और इसको भी बोलते हैं μ2 μ1। जैसे ये जा रहा है तो हम इसको ऐसे करके नॉर्मल देते हैं यहाँ पे, और फिर रिटर्न जा रहा है। तो ये जो बैंड हो रहा, बैंड होने के बाद घटना परिघटना होता है, अपवर्तन का घटना, तो इसमें भी लागू कर देते हैं। तो क्या हो रहा देखते हैं, ये भी साइन I बटा साइन R हो जाता है। अब ये आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जब हो रहा तो डेंसर से आ रहा था, फिर टकरा के फिर डेंसर में चला जा रहा था। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एयर में आ रहा था और एयर में चला जा रहा, तो दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
सेम ही होती है, यहाँ पे भी हो रही है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सेम है, दोनों का मीडियम सेम है। या तो बोल सकते हैं μ1 इक्वल टू μ2, यहाँ पे भी बोल सकते हैं μ1 इक्वल टू μ2 है। जब μ1 इक्वल टू μ2 होगा, या तो 1.5 लिख सकते हो, दोनों में 1.5 1.5, ठीक है। हम लोग लिखते हैं μ1 μ2 बराबर होता है, इसलिए μ2 बराबर μ2 लिख देते हैं, या μ1 बराबर μ1 लिख देते हैं, दोनों में सेम है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पे साइन आई बटा साइन आर, ओके। यहाँ पे भी यही से होती है, यहाँ पे भी ये होता है μ1 बटा आर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों में 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों रेयरर है, इसलिए दोनों में कोई रेयरर दे दीजिए। चलिए μ2 ही देते हैं, यहाँ पे μ2 ही देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों का मान 1 1 होता है, दोनों यही है ना, ऐसे ही जा रहा है, ऐसे करके घटना परिघटना का बता रहा है, एक बैंड हो जा रहा, तो इस हिसाब से हम लोग देते हैं। बराबर क्यों हो रहा है, इसके बारे में जान रहे हैं कि ये बराबर क्यों क्या किया जा रहा है, उसको प्रूव कर रहे हैं। तो ये है साइन आई बटा साइन आर, और दोनों बराबर है, तो आप समझ जाओ कि ये कैंसलेशन हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, और ये साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा, और ये 1/1 क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ओके। तो ये होगा साइन आई बटा न साइन आई बराबर साइन आर होता है। अब ये एक आप ऐसा कभी न काटें, कभी कभी बच्चे होते हैं, एक बार पढ़ा रहा था तो बच्चे क्या करते हैं, इधर साइन है इधर साइन है, हम इसको ऐसे करके ले लेते हैं, ये गलत है, गलत पद्धति बच्चे ना करें। मैं इसको समझाऊंगा, पहले बाद में समझाऊंगा। कभी कभी बच्चे क्या होता है, इधर साइन है तो इधर साइन है, हम ऐसे कर सकते हैं, ये साइन क्या दिया, साइन आर कर दिया, यहाँ पे साइन लिख दिया, साइन साइन कट देता है, कैंसलेशन हो जाता है, तो ये आर हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम के राइट एंगल से आता है, तो उस रेशियो को एंगल के साथ जोड़ा गया है साइन को, इसलिए उसको एंगल ही रहने दीजिए। उसको इन्वर्स का एक फार्मूला होता है, उस इन्वर्स में जाने दें। ये होता है साइन इन्वर्स, तो ये साइन इन्वर्स दोनों तरफ से लेते हैं, तो ये होता है साइन इन्वर्स साइन आई बराबर साइन इन्वर्स साइन आर। तो इस कारण से ये फार्मूला में सेट हो जाता है। ये फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो ये साइन इनवर्स आई बराबर आई और साइन इनवर्स साइन बराबर आर। तो ये चीज़ हो रहा है, ये इक्वल होती है। यहाँ पे भी ऐसे होगा, यहाँ पे भी ऐसे होगा, ये 1 1 कर जाए तो 1 हो जाएगा, और ये साइन आई बटा साइन आर हो जाता है। ये क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये हो जाएगा आपका साइन आई बराबर साइन आर हो जाएगा। और टेकिंग बोथ साइड साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्यों लेते हैं, क्या हम कॉस इनवर्स ले सकते हैं? नहीं, इनवर्स करने के लिए हमको साइन का जया के साथ ही लेना है। ये जो साइन इनवर्स साइन के साथ ही लेना है, कभी नहीं, आपको फार्मूला कभी नहीं बोला जाता है कि ये जो है ये कॉस इनवर्स साइन थीटा, ये नहीं होता है, ये गलत है। तो साइन है तो साइन लीजिए, कॉस है तो कॉस लीजिए, टेन है तो टेन लीजिए, कॉट है तो कॉट लीजिए, कोसेक है तो कोसेक लीजिए, सेक है तो सेक लीजिए, सभी के साथ वही रेशियो होगा। तो ये चीज़ आप इसमें भी साइन इनवर्स दोनों तरफ से ले लीजिए, ऐसा ना करना, काटना नहीं, ठीक है। तो आप ये क्या करोगे, साइन इनवर्स, ओके थोड़ा लिखने में गलती कर दे रहा हूँ, साइन इनवर्स साइन आई साइन इनवर्स साइन आर। तो ये दोनों में से आप कह सकते हो ये फार्मूला सेट हो गया, जैसे यहाँ पे फार्मूला सेट हुआ था, ऐसा ना करना कभी। और ये जो है I इक्वल टू आर, और ये जो एंगल है ये आपतित किरण के
आपतित किरण और नॉर्मल से जो बना है, आपतित किरण और अभिलंब से जो बना ये वाले, ऐसे है, ये नॉर्मल है, ये पी है, ये ए है, ये एंगल जो होता है ये नॉर्मल और ये आपतित किरण, ये किरण दिखाना है, रे से दिखाना, तो ये आई होती है। जो कोण आपतित किरण और अभिलंब से बनती है तो उसको बोलते हैं अपतान कोण। और जो रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है ये जो होती है आर नॉर्मल, और ये जो बी है परावर्तित किरण जो होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, इन एंगल को ये बोलते हैं। ये दोनों जो होता है बराबर होता है। तो पहला केस क्या होता है, ये तीनों रेखा क्रमशः आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पर स्थित होती है। जिस तल पे होती है स्थित उस बिंदु को अपतान बिंदु कहते हैं, पहला केस। दूसरा केस, आपतित किरण द्वारा बनाया गया अपतान कोण बराबर होता है परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण आर से। फिर से सुनिए, आपतित किरण द्वारा नॉर्मल से आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतान कोण आई बोला जाता है, वो बराबर होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनाया गया कोण आर, जिसको अपतान परावर्तित कोण बोलते हैं, वो आपस में बराबर होता है। यानी आपतान कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, पहला केस। और दूसरा केस क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे होती है, और जिस तल पे होती है उस बिंदु को हम लोग आपतित बिंदु कहते हैं। तो बच्चों, आपको आज इतना ही पढ़ाएंगे, आप इतना ही सीखे। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप उसको प्रैक्टिस करना, अच्छी तरह से यूट्यूब को समझना। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप अब घर बैठे मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ सीख सकते हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा वीडियो बन रहा है तो उसको लाइक कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, टेक केयर।